मेरा नाम आकाश है। मैं बड़ी गहरी सोच में बैठा हुआ था। उलझ रहा था कि आखिर क्या माजरा है। मेरी बहनें इतनी बदली बदली क्यों हैं? मेरी बहनों के मिजाज क्यों बदल गए? मेरी बहनें तो बहुत सीधी थी। वह तो कुछ जानती भी नहीं थी। आखिर मेरी बहनों के साथ क्या हो रहा है? आखिर वह मुझसे क्या छुपाने की कोशिश कर रही है? मैं किसी भी तरह इस बात का पता लगाना चाहता था कि मेरी बहनें क्या करती फिर रही हैं। एक दिन मैं अपनी बहनों का पीछा करते हुए उस जगत तक पहुंच गया था। वहां जैसे ही मैं पीछे पीछे गया तो मेरी बहनें एक ऐसे इंसान के साथ मौजूद थी जिसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। और अब मुझे विश्वास हुआ था कि मेरी बहनें यहां पर क्या करने आती हैं। मैं दो बहनों का इकलौता भाई और अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। हम लोग बहुत गरीबी की जिंदगी गुजार रहे थे। मेरी तकदीर बड़ी खराब थी। मैं पढ़ा लिखा नहीं था क्योंकि हम शुरू से ही गरीबी की जिंदगी गुजार रहे थे। या तो हम लोग खाने से अपना पेट भर सकते थे या फिर हमारे पिता हमें पढ़ा सकते थे। मेरे पापा भी एक स्कूल में मामूली से वॉचमैन थे जिनको बड़ी मुश्किल से यह नौकरी मिली थी जब मैं इस दुनिया में आया भी नहीं था। और मेरी सबसे बड़ी बहन जो उस समय सिर्फ 5 साल की थी, तब हमारे घर के हालात बहुत अच्छे हुआ करते थे। पापा का अच्छा खासा अपना कारोबार था। हमारा बड़ा सा घर था। मेरी मम्मी पापा एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे। हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ जब जब रात के अंधेरे में हमारे घर पर चोर घुस आए और उन्होंने हमारे घर से सारा सफाया कर लिया। उस दौरान मेरे मम्मी पापा दूसरे शहर अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए हुए थे। जब वो लोग वहां से वापस आए और उन्होंने देखा कि चोरों ने ताला तोड़कर उनके घर की चोरी कर ली है और सारी तिजोरियां और पीतल का रखा हुआ पापा मम्मी का सारा सामान भी चुरा लिया है, तो मेरे पापा के होश उड़ गए थे। मेरे पापा जिन लोगों से काम करवाया करते थे उन लोगों को भी पैसे देने थे और जिन लोगों का माल मेरे पापा के पास रखा हुआ था उन लोगों को भी मेरे पापा को उनका हिसाब देना था। लेकिन अब तो सब कुछ चोरी हो चुका था। पापा ये सब कैसे कर सकते थे? कर्जदार के कर्ज से तंग आकर मेरे पापा ने अपना घर बेच दिया। बस उसी दिन से हमारे घर में गरीबी ने जन्म ले लिया और मेरे पापा के हालात सुधरने के बजाय दिन बदन बिगड़ते चले गए। इतने बिगड़ गए कि उन लोगों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। बड़ी मुश्किल से मेरे पापा को स्कूल में वॉचमैन की नौकरी मिली थी। फिर हम दोनों भाई बहन भी इस दुनिया में आए थे। सबसे बड़ी मेरी बहन थी, उसके बाद मैं था और मुझसे मेरी एक और छोटी बहन थी। घर के हालात खराब होने की वजह से हम दोनों भाई बहन भी शिक्षा हासिल नहीं कर सके थे। यही वजह थी कि जैसे ही मेरी उम्र 14 साल हुई थी, मैं घर के हालात देखते हुए कोई काम ढूंढने के लिए निकल गया था, क्योंकि मुझे बचपन से ही अपने घर के हालात सुधारने की बहुत फिक्र थी। मेरी बड़ी बहन कपड़ों की सिलाई किया करती थी। वह घर का थोड़ा बहुत बोझ उठा लिया करती थी। मेरी बहनों ने कभी भी अपने शौक पूरे नहीं किए थे। वह बेचारी बहुत शरीफ थी। पापा ने हमेशा उनको समझाया था कि बाहर के लोगों पर कभी भी विश्वास मत करना, अपने पिता की इज्जत को कभी मत रोध। वह यह बात अच्छी तरह से याद रखती थी। मेरी बड़ी बहन सबसे ज्यादा समझदार थी। वह चाहती थी कि किसी भी तरह से घर के हालात बेहतर हो जाए, मगर शायद भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। माँ की भी कभी कभी तबीयत खराब रहने लगती और पिताजी को डायबिटीज की बीमारी थी। उनका भी इलाज चलता रहता था। पापा ने बहुत कोशिश की थी कि वह आने वाले समय में जब अपनी बेटियों की शादी करें तो उनके लिए थोड़ी सी सेविंग्स अभी से ही कर लें, मगर लाख कोशिशें करने के बावजूद भी सेविंग्स नहीं हो सकी थी। जितनी सैलरी पापा लाया करते थे वह सभी खत्म हो जाती थी। मैंने भी नौकरी ढूंढने की बहुत तलाश की थी, मगर आजकल इंसान का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। पढ़े लिखे लोगों को आसानी से किसी भी तरह की नौकरी मिल जाती है, लेकिन मुझे तो अनपढ़ होने की वजह से कोई भी अपने यहाँ नौकरी पर रखने के लिए तैयार नहीं था। फिर बड़ी मुश्किल से मुझे एक ढाबे पर खाना सर्व करने की नौकरी मिल गई थी। वहां पर मुझे ढाबे की सफाई भी करनी होती थी। मुझे वह लोग महीने के 2 या 1000 दे दिया करते थे, जिससे ज्यादा फायदा तो नहीं होता था, लेकिन इतना जरूर था कि मैं कुछ तो कमा ही लिया करता था। खाली रहने से बेहतर तो इतने पैसे भी काफी होते थे। कई साल इसी तरह हमने परेशानियों से लड़ते हुए गुजार दिए थे।
मेरे पापा चाहते थे कि वह वॉचमैन की नौकरी करना छोड़ दे, लेकिन कोई दूसरी नौकरी मिलती तभी तो वह वॉचमैन की नौकरी छोड़ते। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे पापा को स्कूल के ही प्रिंसिपल ने अपने स्कूल के वॉचमैन से हटाकर अपने ही घर में बंगले में नौकरी दे दी थी। पापा वहां पर वॉचमैन की नौकरी करने लगे थे। प्रिंसिपल ने मेरे पापा को अपने बंगले की निगरानी करने के ज्यादा पैसे देने को कहा था। उन्होंने देखा था कि मेरे पापा काफी टाइम से उनके स्कूल में वॉचमैन की नौकरी कर रहे हैं, जिसको उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ निभाया था। कभी भी मेरे पापा का किसी के साथ झगड़ा नहीं हुआ था और ना ही कभी उन्होंने किसी के साथ बेईमानी करने की कोशिश की थी। प्रिंसिपल साहब इसी बात की तारीफ किया करते थे और उन्होंने यही सारी खूबियां देखते हुए मेरे पापा को अपने बंगले में नौकरी दे दी थी, जबकि स्कूल के लिए कोई दूसरा वॉचमैन रख लिया था। मेरे पापा ने बताया था कि प्रिंसिपल सर के बंगले के अंदर की किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है, यहाँ तक कि ना तो मेरे पापा बंगले के अंदर जा सकते थे और ना ही वहाँ के नौकर वगैरह। अब प्रिंसिपल के घर में क्या चल रहा था ये बात तो वही जानते थे, हमें तो सिर्फ पैसों से मतलब था। मेरे पापा ईमानदारी से नौकरी करते थे और जिसके प्रिंसिपल सर मेरे पापा को अच्छे खासे पैसे दिया करते थे। अब हमारे घर के हालात में धीरे धीरे बदलाव आने लगा था। ना जाने क्यों अपने घर में नौकरी करवाने से प्रिंसिपल सर को मेरे पापा से बड़ी हमदर्दी हो रही थी और वो मेरे पापा की काफी हद तक मदद भी किया करते थे। कभी कभी सैलरी महीना होने से पहले ही दे दिया करते थे, तो कभी कभी महीने के बीच में भी पापा को अलग से पैसे दे दिया करते थे। उन्होंने कहा था कि मेरे बंगले की तुम्हें रखवाली करनी है, मेरे बंगले के अंदर कोई भी अनजान इंसान नहीं जाए। पापा ने कहा था कि आप फिक्र मत करो, मैं आपके बंगले की अच्छी तरह से रखवाली करूंगा। ना जाने प्रिंसिपल के बंगले के अंदर ऐसा भी क्या था, ये बात तो मेरे पापा भी नहीं जानते थे और ना ही मेरे पापा ने इस बात को कभी जानने की कोशिश की थी। हाँ, लेकिन इतना जरूर था, जिस समय प्रिंसिपल सर स्कूल में हुआ करते थे उस समय बंगले के अंदर कोई भी नहीं जा सकता था। फिलहाल जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। थोड़े पैसे मैं लाकर दिया करता था, कुछ पैसे मेरी बड़ी बहन दिया करती थी और कुछ पापा के महीने की सैलरी हुआ करती थी। इससे हमारा गुजारा आसानी से हो रहा था और घर का किराया भी आराम से निकल जाता था, क्योंकि अपना घर बेचने के बाद पापा ने किराए के घर में रहना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे घर के हालात में कुछ चेंजेस आना शुरू हुए थे। ऐसा लगता था जैसे जिंदगी में थोड़ा सा सुकून आने लगा है। जिंदगी की धीरे धीरे परेशानियां कम होती जा रही थी, मगर इस दौरान पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। ना जाने पापा को क्या हो गया था। मैं पापा को डॉक्टर के यहाँ ले गया था, तो डॉक्टर ने बताया था कि मेरे पापा टेंशन बहुत लेते हैं। अब पापा को किस बात की टेंशन थी? अब तो वही प्रिंसिपल जी भी मेरे पापा पर काफी मेहरबान थे। मैंने पापा को बहुत समझाने की कोशिश की कि आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए, मैं अभी भले ही कम पैसे कमाता हूं मगर धीरे धीरे सब कुछ ठीक कर दूंगा। मगर पापा मुझे तसल्ली देने के लिए कह दिया करते थे कि उन्हें कोई परेशानी नहीं है। मैं जानता था कि जरूर पापा को मेरी बड़ी बहन की शादी की फिक्र हो रही है। मैंने पापा को भरोसा दिलाया था कि मैं उनकी शादी करवाऊंगी और खूब धूमधाम से करवाऊंगी। आप देखना, आपकी बेटी अपनी ससुराल में राज करेगी और वह खुशी खुशी यहाँ से विदा होकर जाएगी। मेरी बातों पर पापा को तसल्ली तो मिल जाती थी, मगर वह हमेशा यही सोचते थे कि ऐसा तो कहने से नहीं होता बल्कि करने से होता है। अब पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, वह नौकरी पर भी जाते थे तो मुझे बार बार उनकी फिक्र लगी रहती थी। इसीलिए मैं बार बार फोन करके उनसे उनकी तबीयत के बारे में पूछता रहता था। पापा कहते थे कि मैं ठीक हूं, तुम मेरी फिक्र मत करो, यहाँ पर प्रिंसिपल साहब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। प्रिंसिपल सर सच में बहुत अच्छे थे, वो मेरे पापा का ख्याल तो रखते थे, लेकिन वह ऐसा क्यों कर रहे थे ये बात मैं नहीं जानता था। मेरे पापा ने तो उनके स्कूल में भी नौकरी की थी, तब तो उन्होंने इतनी मेहरबानियां नहीं दिखाई थी। अब अचानक बंगले की नौकरी देते ही उन्हें क्या हो गया था? वक्त इसी तरह से गुजरता जा रहा था। कई साल इसी तरह से गुजर गए थे। हम लोग नहीं जानते थे कि पापा हमें इतनी जल्दी इस दुनिया से छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि अब पापा की डायबिटीज काफी हद तक बढ़ चुकी थी। एक दिन पापा को हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। पापा की मौत पर मैं और मेरा पूरा परिवार बिलख बिलख कर रोया था, क्योंकि हम लोग अपने पापा से बहुत प्यार करते थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं,
क्योंकि पापा के मरने के बाद घर की सारी जिम्मेदारियों का बोझ मुझ पर आ गया था। मेरी बहन की उम्र भी काफी हो चुकी थी। मुझे उसकी शादी की फिक्र लगी रहती थी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था, क्योंकि मैं अभी भी ढाबे पर ही नौकरी कर रहा था। मैंने उस ढाबे पर पूरे 6 साल नौकरी की थी। महीने के आरएसजे से मेरी वहां शुरुआत हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे नौकरी करते करते मेरी वहां पर आरएस 5,000 बहुत लगते थे, क्योंकि उस दौरान मेरे पापा भी अपनी सैलरी लाया करते थे। तो हम दोनों की सैलरी मिलाकर घर का खर्चा आसानी से हो जाता था। लेकिन जब पापा की मौत हो गई और उसके बाद सारी जिम्मेदारियां मुझ पर आ गईं, तो ये सब कुछ करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। 5,000 तो ऐसा लगता था जैसे आए और खत्म हो गए। आरएस 5,000 होते थे, क्योंकि मेरी बहन घर के काम भी देखती थी। उसके पास सिलाई भी आती थी, लेकिन उसे जितना वक्त मिलता था वह उतनी ही सिलाई कर पाती थी। घर के काम भी करना और सिलाई भी करना, इस दौरान वह अपनी भी सेहत पर ध्यान नहीं देती थी और ना ही आराम करती थी। जबकि मेरी छोटी बहन हम सबकी बहुत लाडली थी, इसलिए माँ ने उस पर घर की कोई जिम्मेदारियां नहीं डाली थी। जबकि माँ भी बीमार रहने लगी थी, उनसे घर का ज्यादा काम नहीं होता था। वह सिर्फ 2-3 काम कर लिया करती थी। ज्यादातर घर के हर काम की जिम्मेदारी मेरी बड़ी बहन पर थी, और अब पापा के मरने के बाद घर की बाकी की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। अब मुझे कुछ भी करके दूसरी नौकरी की तलाश करनी थी। मेरे पापा की मौत पर प्रिंसिपल साहब भी हमारे घर अफसोस करने के लिए आए थे। जब मम्मी उनके सामने फूट फूट कर रो रही थी और कह रही थी कि मेरे पति तो इस दुनिया से चले गए, अब सिर्फ बेटा बचा है। बेटे की भी अच्छी नौकरी नहीं है। मेरे पति को सबसे ज्यादा फिक्र अपनी बेटियों की शादी की थी। वह यही सोचते थे कि बेटियों की शादी किस तरह से होगी, हम लोगों का गुजारा कैसे होगा। हम किराए के घर में रहते हैं। उनकी इतनी भी जिंदगी नहीं रह सकी कि वह अपने हाथों से अपनी बेटियों की शादी कर पाते। मम्मी की बातें सुनकर प्रिंसिपल सर ने कहा था कि मुझे चंद्रपाल के मर जाने का सबसे ज्यादा अफसोस है। मुझे नहीं पता था कि वह इतनी जल्दी इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। उस जैसा वॉचमैन मुझे आज तक कभी नहीं मिला। मैं चाहता हूं कि उसके ही जैसा कोई ईमानदार और मेहनत से काम करने वाला एक ऐसा वॉचमैन मिल जाए जो मेरे घर की रखवाली अच्छी तरह से कर सके। और रही आपकी बेटियों की बात, तो मैं आपकी बेटियों की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूं। मेरी माँ ने बड़ी हैरान होकर उनसे कहा था कि आखिर आप किस तरह से हमारी बेटियों की जिम्मेदारी उठा सकते हो। उन्होंने कहा कि चंद्रपाल मेरा पुराना और ईमानदार वॉचमैन था, इसी हिसाब से मुझे आप लोगों से एक अजीब तरह का लगाव है। उसे अपनी बेटियों की फिक्र थी। आपकी बेटियों की शादी अच्छे परिवार में और खूब धूमधाम से होगी, लेकिन इसके लिए आपकी बेटियों को मेरे घर नौकरी करने के लिए आना पड़ेगा। मैं उनको महीने की अच्छी सैलरी दिया करूंगा, इतनी कि जितनी मैं चंद्रपाल को भी नहीं दिया करता था। इससे भी ज्यादा आपकी दोनों बेटियों को दिया करूंगा। यह बात सुनकर मेरी माँ के होश उड़ गए थे। मम्मी ने कहा था कि भला मेरी बेटियां आपके घर में कैसी नौकरी कर सकती हैं। उन्होंने बताया था कि मुझे घर में नौकरानी की जरूरत है। आपकी दोनों बेटियां अगर मेरे घर आकर मेरे बंगले में नौकरानी का काम करेंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं समझूंगा कि मैंने चंद्रपाल की जगह उसकी बेटियों को नौकरी दे दी है। मेरी मम्मी के दिमाग में ना जाने क्या बात आई थी कि उन्होंने प्रिंसिपल की बात को मान लिया था और उनसे कह दिया था कि मेरी बेटियां आपके यहाँ नौकरी पर आ जाया करेंगी। मम्मी ने बहनों से परमिशन ली थी, तो वह लोग भी वहां नौकरी करने के लिए तैयार हो गई थी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि मम्मी जानती थी कि इस घर का सारा बोझ उनके अकेले बेटे के कंधों पर पड़ रहा है, जो ज्यादा पैसे नहीं कमाता। इसलिए उन्होंने बहनों को भी प्रिंसिपल साहब के बंगले में नौकरी करवाने का फैसला कर लिया था। जिस दिन प्रिंसिपल साहब हमारे घर आए थे, उस दिन मैं वहां पर मौजूद नहीं था। जब मैं उनके जाने के बाद घर पहुंचा तो मुझे मम्मी ने पूरी बात बताई थी कि प्रिंसिपल साहब किस तरह मेरी बहनों की नौकरी की बात कर गए हैं। मुझे मम्मी पर गुस्सा आया था और मैंने उनसे कहा था कि आपको प्रिंसिपल साहब की इस नौकरी को एक्सेप्ट करने की क्या ज़रूरत थी। मैं हूं तो आप लोगों का ख्याल रखने के लिए।
मैं नहीं चाहता कि लोग कहें कि जवान भाई होते हुए अपनी जवान बहनों की कमाई खा रहा है। मम्मी कहने लगी कि बेटा, दुनिया वाले जो कहते हैं कहने दो। तुम इस बात का ख्याल रखो कि तुम्हारे अकेले की कमाई से हमारा गुजारा नहीं हो सकता। और फिर प्रिंसिपल साहब ने जिम्मेदारी ली है कि वह हमारी बेटियों का रिश्ता अच्छे परिवारों में भी लगवाए और उनकी शादियां भी खुद करवाएंगे। अगर कोई हमारी इतनी मदद करने के लिए तैयार है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मैंने मम्मी से कहा था, मगर आपको एक बार मुझसे तो इस बारे में पूछ लेना चाहिए था। मुझे अच्छा नहीं लगा आपने इस तरह प्रिंसिपल साहब से जल्दबाजी करने में। मम्मी कहने लगी कि बेटा, प्रिंसिपल साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। अगर वह बुरे होते या फिर उनमें कोई कमी होती तो तुम्हारे पापा हमें इस बारे में कभी ना कभी जरूर बताते। उन्हीं के स्कूल में तुम्हारे पापा ने ना जाने कितने साल वॉचमैन की नौकरी की है और उसके बाद उनके बंगले में ही उन्होंने कई साल नौकरी की। अगर तुम्हारे पापा को लगता कि प्रिंसिपल अच्छा इंसान नहीं है तो वह इस बारे में हमें जरूर बताते, मगर उन्होंने हमेशा ही प्रिंसिपल साहब की तारीफ की थी। इसलिए मुझे प्रिंसिपल की बातों पर भरोसा हो गया था और मैंने उनसे कह दिया था कि मेरी बेटियां आपके यहाँ पर नौकरानी बनकर आ जाएंगी। मैंने कहा था, मम्मी, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी जवान बहनें दूसरों के घर पर नौकरानी बनकर जाएं। मम्मी कहने लगी, मगर तुम्हारी दोनों बहनें वहां जाने के लिए तैयार हैं। मेरी बहनें वहां जाने के लिए तैयार हो गई थी। इसका मतलब यही है कि वो बेचारी अपने भाई को परेशान हालात में नहीं देखना चाहती थी। अपने भाई की जिम्मेदारियां बांटने के लिए वो नौकरी करने के लिए तैयार हुई थी। मैंने मम्मी से कहा था कि अगर वह दोनों जाना चाहती हैं तो चली जाएं, मगर मैं उन दोनों को लाने और ले जाने की ड्यूटी किया करूंगा। मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी दोनों बहनें अकेली प्रिंसिपल के यहाँ पर जाया करें। मैं सुबह खुद उन्हें लेकर जाया करूंगा और वहां से लेकर भी आया करूंगा। मेरी बात सुनकर मम्मी बेफिक्र हो गई थी। कहने लगी कि यह तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी ढाबे पर ही नौकरी कर रहा था। अब मैं ढाबे से हटकर कोई दूसरी नौकरी की तलाश कर रहा था, मगर मुझे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिल रही थी। अब जब तक मुझे नौकरी नहीं मिलनी थी तब तक तो मुझे ढाबे पर ही काम करना था। अगले दिन से ही मेरी बहनों ने प्रिंसिपल साहब के बंगले में जाना शुरू कर दिया था। मैं उन्हें अपने साथ लेकर चला गया था और जब अपनी बहनों को लेकर बंगले के अंदर पहुंचा तो प्रिंसिपल साहब मेरी बहनों का ही इंतजार कर रहे थे। मैंने देखा कि वहां पर पहले से ही दो दो नौकरानियां काम कर रही थी। ये सब देखकर मुझे बड़ा अजीब लगा था। प्रिंसिपल साहब ने तो मेरी मम्मी से कहा था कि मुझे नौकरानियों की ज़रूरत है और वह चाहते हैं कि मेरी दोनों बहनें उनके यहाँ पर काम करें। इन दोनों नौकरानियों के होते हुए प्रिंसिपल साहब को मेरी दोनों बहनों की क्या ज़रूरत पड़ गई थी। मुझे कुछ खटका सा महसूस हुआ था, लेकिन उस समय मैं कुछ नहीं कह पाया था। बस अपनी बहनों को छोड़कर और प्रिंसिपल साहब के घर का माहौल देखकर मैं वहां से आ गया था। प्रिंसिपल साहब के घर में प्रिंसिपल साहब के अलावा मुझे कोई दूसरा नज़र नहीं आया था। यह बात तो हमें पापा ने पहले ही बताई हुई थी कि प्रिंसिपल साहब अकेले हैं, उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। सुना था कि कई सालों पहले उनकी पूरी फैमिली ट्रिप पर जा रही थी, जब अचानक उन लोगों का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में उनकी पत्नी और बेटा तो नहीं बच सके थे और शायद उनकी बेटी भी नहीं बची थी। प्रिंसिपल साहब की भी चोटें आई थी, मगर वह जल्द ही रिकवर हो गए थे। एक ही हादसे ने प्रिंसिपल साहब के पूरे परिवार को उजाड़ कर रख दिया था। अब मुझे शाम को अपनी बहनों को यहाँ से लेकर जाना था। शाम को 7 बजे तक मेरी ढाबे से छुट्टी हो जाती थी, क्योंकि शाम के 7 बजे वहाँ पर दूसरा लड़का दिल्ली आता था। और प्रिंसिपल साहब ने भी कहा था कि तुम शाम के 7 बजे तक अपनी बहनों को यहाँ से ले जाना। इसीलिए मैं ढाबे से होता हुआ प्रिंसिपल साहब के बंगले पर आ गया था। सारा दिन इसी तरह से गुजर गया। काम में पता ही नहीं चला कि वक्त किधर को गुजर गया, मगर बार बार मेरा ध्यान अपनी बहनों की तरफ जा रहा था, क्योंकि आज से पहले कभी भी मेरी बहनें घर से बाहर निकलकर किसी अजान के यहाँ पर नहीं गई थी। जब मैं शाम के टाइम पर अपनी बहनों को प्रिंसिपल साहब के यहाँ से लेने के लिए गया तो मैंने देखा था कि मेरी बहनें बड़ी खामोश खामोश सी थी। मैं उनसे पूछ रहा था कि आज तुमने वहां पर क्या क्या काम किया। तब भी उन लोगों ने मुझे कुछ नहीं बताया। मेरी छोटी बहन मुझे कुछ बताना भी चाहती थी, तो तभी मेरी बड़ी बहन ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खामोश होने का इशारा दिया। मेरी बड़ी बहन छोटी बहन को कुछ बताने ही नहीं दे रही थी
और ना ही वह खुद कुछ बता रही थी। मैंने बार बार पूछा कि क्या बात है, तुम लोगों के अंदाज इतने बदले हुए क्यों हैं। मेरी बहनें कहने लगी कि कोई बात नहीं है, हम वहां पर नौकरानी बनकर गए थे। नौकरानियों का इतना ही काम होता है कि वह घर की साफ सफाई करती हैं, खाना वगैरह बनाती हैं। मैंने कहा, लेकिन वहां पर तो पहले से ही 2 नौकरानियां मौजूद थी, फिर प्रिंसिपल साहब ने तुम्हें नौकरी क्यों दी। मेरी बड़ी बहन ने कहा कि इतना बड़ा बंगला है, इसलिए वहां काम ज्यादा है, तो ज्यादा लोगों की जरूरत होती है। मैं कहने लगा कि ना जाने क्यों मुझे वह प्रिंसिपल ठीक नहीं लगता। अचानक मेरी छोटी बहन ने चौंक कर मुझे देखा था और वह कहने लगी कि भैया, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। आपने आखिर प्रिंसिपल साहब के अंदर ऐसी भी कौन सी बुराई देख ली है। मैंने कहा, वह प्रिंसिपल इतने बड़े बंगले में अकेला रहता है, उसे घर में औरतों को नौकरी पर नहीं रखना चाहिए। और मैंने देखा है कि जो 2 नौकरानियां वहां पर काम कर रही थी, उनकी उम्र तुम दोनों से ज्यादा है, जबकि तुम दोनों जवान और खूबसूरत हो। मुझे डर लगता है कि कहीं प्रिंसिपल की गलत नज़र तुम पर ना पड़ जाए। मेरी बहनें कहने लगी कि नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने उनसे कहा था, फिर भी तुम लोग प्रिंसिपल से बचकर रहना, और अगर तुम्हें प्रिंसिपल में कोई भी गड़बड़ नजर आए तो उसके यहाँ नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तुम्हारा भाई जिंदा है और तुम्हारी जिम्मेदारी उठा सकता है। ये कहकर हम लोग खामोश हो गए थे। मेरी बहनों ने मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। अगले दिन फिर से जब मैं अपनी बहन को छोड़ने के लिए गया तो मैंने देखा था कि प्रिंसिपल घर में मौजूद था। मैं तो अपनी बहनों को बंगले के गेट से ही छोड़कर वापस आ गया था, लेकिन जब मैं उनको लेने के लिए गया तो यह देखकर मेरे होश उड़ गए थे कि मेरी बड़ी बहन के सर पर चोट लगी हुई थी। उसके सर से खून बह रहा था। प्रिंसिपल मेरी बहन को गाड़ी में बैठने का कह रहा था, जबकि मेरी छोटी बहन प्रिंसिपल के बराबर में ही खड़ी हुई थी। मैं जल्दी से अपनी बहन के करीब गया। मैंने जल्दी से अपनी बहन को थामा और कहने लगा कि तुम्हें क्या हो गया, और यह तुम्हारे सर से खून कैसे बह रहा है, तुम्हारी चोट कैसे लग गई। मेरी दोनों बहनों तो खामोश खड़ी हुई थी, उनके मुंह से तो कोई जवाब ही नहीं निकल रहा था। तभी प्रिंसिपल कहने लगा कि दरअसल यह सीढ़ियों से गिर गई, इसीलिए इसके चोट लग गई है। उसके इस जवाब पर अचानक मेरी दोनों बहनों ने भी कहा था कि हाँ हाँ, ऐसा ही है। भैया, मुझे बहुत गुस्सा आया था। प्रिंसिपल मेरी बहन को गाड़ी में बिठाकर डॉक्टर के यहाँ ले गया था। उसने मेरी बहन की ड्रेसिंग करवा आई थी। मैं भी उन लोगों के पीछे पीछे चला गया था और फिर वहां से अपनी बहनों को लेकर घर आ गया था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरी बहन को सीढ़ियों से गिरकर ऐसी चोट लगी है। ऐसा लगता था जैसे किसी ने उस पर जोरदार भारी चीज का वार किया है। इसलिए मैं बार बार अपनी बहन से पूछ रहा था कि तुम सच कह रही हो, तुम सीढ़ियों से ही गिरी हो या फिर कोई और बात है। लेकिन मेरी दोनों बहनों में से किसी ने भी मुझे सच नहीं बताया था। वह यही कह रही थी कि हाँ, सीढ़ियों से ही गिर गई हूं। ना जाने क्यों मेरा दिल इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। मेरी बहन के सर में चोट लगने की वजह से अगले दिन वह काम पर नहीं गई थी, जबकि छोटी बहन अकेली ही चली गई थी। मैं उसे भी छोड़ आया था, और फिर जब शाम के समय अपनी छोटी बहन को लेने गया तो देखा कि मेरी छोटी बहन की हालत बहुत खराब हो रही थी। वह बहुत थकी हुई नजर आ रही थी। मैंने अपनी बहन से कहा था कि तुम क्यों इतनी परेशान हो और इतनी थकी हुई नजर क्यों आ रही हो। अभी भी मेरी बहन ने मुझे कुछ नहीं बताया था। मुझे तो किसी बड़ी गड़बड़ का एहसास हो रहा था। मैंने सोच लिया था कि जरूर मेरी बहनों के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, जिसकी वजह से उनका मुंह बंद है। ये लोग कुछ बताना ही नहीं चाहती। आखिर इन लोगों की ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई थी कि यह बंगले में होने वाले हादसों के बारे में मुझसे छुपा रही थी, और इन लोगों के साथ हादसे क्यों हो रहे थे। मेरी छोटी बहन भी इतनी थकी हुई थी कि अगले दिन उसे जाड़ा बुखार आ गया था। डॉक्टर ने बताया था कि उसे आराम की सख्त ज़रूरत है। इस तरह मेरी दोनों बहनें बीमार हो गई थीं और घर में आराम कर रही थी। अगले दिन मेरी दोनों ही बहनें प्रिंसिपल साहब के बंगले पर नहीं गई थीं, और मुझे भी अपनी बहनों की बहुत फिक्र हो रही थी। इसलिए मैं भी ढाबे पर ना जाकर घर में ही रुक गया था। उस दिन प्रिंसिपल साहब हमारे घर आए थे और उन्होंने मम्मी से कहा था कि वह मेरी दोनों बहनों से मिलना चाहते हैं, वह उनके घर पर क्यों नहीं गई। जब मेरी मम्मी ने उन्हें बताया कि
उन दोनों की तबीयत ठीक नहीं है। तो प्रिंसिपल साहब कहने लगे कि मैं उनसे मिलकर बात करना चाहता हूँ, उनके हालचाल पूछना चाहता हूँ। मेरी मम्मी ने उन्हें मेरी बहनों के कमरे में भेज दिया था। मैं उस समय घर पर मौजूद नहीं था, अपनी छोटी बहन की दवाई लेने के लिए गया हुआ था। जैसे ही मैं घर के अंदर आया तो मुझे पता चला कि प्रिंसिपल साहब मेरी बहनों के कमरे में बैठे हुए हैं। मैंने मम्मी पर गुस्सा किया था कि आप दोनों जवान बहनों को उस प्रिंसिपल के हवाले क्यों छोड़ देती हो। मुझे तो लगता है कि वह जरूर मेरी बहनों पर किसी तरह का हमला करता है। तभी तो 2 दिन नौकरी करने से दोनों की ही तबीयत खराब हो गई, और अब वह यहाँ पर क्यों आया है। मम्मी कहने लगी कि ऐसा तो मत कहो बेटा, प्रिंसिपल साहब ऐसे नहीं है, वो तो तुम्हारी बहनों के हाल चाल पूछने के लिए आए हैं। इतने में मैं अपनी बहनों के कमरे की तरफ जाने लगा। मैंने सोचा कि देखता हूं कि आखिर प्रिंसिपल मेरी बहनों से ऐसी भी कौन सी बात कर रहा है जो उनके कमरे में चला गया। मैं जैसे ही अपनी बहनों के कमरे की तरफ गया तो देखा कि प्रिंसिपल उनके कमरे से बाहर निकल रहा था। मैंने उसे रुककर देखा तो उसने भी मुझे रुककर देखा, और फिर वह खामोशी से घर से बाहर निकल गया था। तभी मैं अपनी बहनों के कमरे में चला गया तो मैंने देखा कि मेरी दोनों ही बहनें रो रही थीं। उन दोनों की आंखों में आंसू थे। मैंने जल्दी से अपनी बहनों से पूछा कि तुम दोनों क्यों रो रही हो। तो उन्होंने मुझे देखकर अपने आंसू साफ किए और कहने लगी कि नहीं, कोई बात नहीं, ना जाने क्या बात थी। मेरी बहनें अंदर ही अंदर क्या खेल खेल रही थी, मुझे कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं थी। मैंने साफ साफ देखा था कि उनकी आंखों में आंसू थे। आखिर प्रिंसिपल मेरी बहनों से ऐसी भी क्या बात करके गया था कि मेरी बहनों की आंखों में आंसू आ गए थे। हम लोगों ने आज तक इतनी गरीबी झेली है, मगर कभी भी मैंने और मेरे पापा ने इन दोनों की आंखों में आंसू नहीं आने दिए थे। तो फिर यह प्रिंसिपल मेरी बहनों के साथ ऐसा क्या कर रहा था। अब मैंने सोच लिया था कि अब जब मेरी बहनें प्रिंसिपल के यहाँ पर काम करने के लिए जाएंगी तो मैं खुद अपनी आंखों से देखूंगा कि आखिर यह प्रिंसिपल मेरी बहनों के साथ करता क्या है। 2-3 दिन तक तो मेरी बहनें उसके घर नहीं गई थी क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, और मैंने भी उनको मना कर दिया था कि जब तक तुम दोनों की तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। मगर वह प्रिंसिपल बार बार मम्मी को फोन करके कह रहा था कि मुझे आपकी बेटियों की बहुत जरूरत है, मेरे घर का सारा काम पड़ा हुआ है, उन दोनों को प्लीज भेज दीजिए, और अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं उनका इलाज करवाऊंगी, मैं उनके इलाज की जिम्मेदारी लेता हूं, वो यहाँ पर आराम आराम से काम कर लेंगी। लेकिन मैंने मम्मी से सख्त मना किया हुआ था कि जब तक मेरी बहनों की तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती मैं उन्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगा। मैं शुरू से ही अपनी बहनों के लिए बहुत सीरियस रहा था। ना जाने क्यों जिस दिन से मेरी बहनें उस प्रिंसिपल के यहाँ जाने लगी थी मैं उनकी तरफ से बहुत परेशान था। 2 दिन के बाद जब मेरी बहनों ने प्रिंसिपल के यहाँ जाने की तैयारी शुरू की तो मैं उन्हें बंगले पर छोड़कर वहां से वापस नहीं आया था, बल्कि चोरी चुपके बंगले के अंदर चला गया था। मैंने देखा था कि अभी तक प्रिंसिपल ने अपने बंगले के बाहर वॉचमैन नहीं रखा था, इसलिए मुझे बंगले के अंदर जाने में आसानी हुई थी। मैं जैसे ही बंगले के अंदर गया तो मैंने देखा कि मेरी दोनों बहनें ऊपर वाले पोर्शन की तरफ जा रही थी। दोनों नौकरानियों का ध्यान भी अपने काम पर ही था। मैं चुपके चुपके अपनी बहनों के पीछे पीछे ऊपर वाले पोर्शन की तरफ जाने लगा। मेरी बहनों को पता ही नहीं चला कि उनका भाई उनका पीछा कर रहा है। फिर उन दोनों ने कमरे का दरवाज़ा खोला और वह कमरे के अंदर चली गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि उन्होंने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था। मैं अंदर का कुछ भी देख नहीं पा रहा था, कोई खिड़की वगैरह भी खुली हुई नहीं थी, मगर मैं वहां पर तब तक खड़ा रहा जब तक मैं देख नहीं लेता कि आखिर इस कमरे के अंदर हो क्या रहा है। नौकरानियां तो घर का कोई भी काम कर लेती हैं, मेरी बहनें अगर यहाँ पर नौकरानी बनकर ही काम करती थी तो उन्हें इस कमरे के अंदर जाने की और कमरे के दरवाजे को बंद करने की क्या जरूरत थी। मुझे अब शक होने लगा था। इस दौरान प्रिंसिपल भी घर में मौजूद था। मैं काफी देर तक वहां पर खड़ा रहा जब अचानक मुझे किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। यह आवाज किसी लड़की की थी। फिर मुझे कमरे के अंदर से तोड़ फोड़ की आवाज आने लगी। मैं घबरा गया था।
जल्दी से दरवाज़ा खुला और मेरी दोनों बहनें कमरे से बाहर भागती हुई निकली थीं और उन्होंने झट से कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया था। वह दोनों इतनी घबराई हुई थी कि उन दोनों को यह भी नहीं पता चला कि मैं बाहर ही खड़ा हुआ उन्हें देख रहा हूं। जब उन दोनों ने सुकून का सांस लिया तो जैसे ही उन दोनों की नज़र मेरे ऊपर पड़ी तो उन दोनों के होश उड़ गए थे। वह घबराते हुए शब्दों में कहने लगी कि भैया, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरी बहनें फिर से मुझसे कुछ छुपाना चाह रही थी, मगर मैंने उन दोनों के हाथ पकड़ लिए और कहा कि अगर तुम दोनों ने मुझे सच्चाई नहीं बताई तो ठीक नहीं होगा। बताओ, अंदर कमरे के अंदर कौन है और तुम दोनों इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? तभी प्रिंसिपल आ गया था। मेरी बहनें फिर से खामोश हो गईं, क्योंकि वह मुझे बताने ही जा रही थी। प्रिंसिपल के आने से जब मैंने देखा कि मेरी बहनें खामोश हो गई हैं, तो मेरा खून खोल उठा था और मैंने प्रिंसिपल का गिरेबान पकड़ लिया और उससे कहा कि बताओ, तुम मेरी बहनों के साथ ऐसा भी क्या कर रहे हो जो वह इतनी डरी सहमी सी रहती हैं और अभी भी इतनी घबराई हुई है? बताओ, इस कमरे के अंदर कौन है उनको? इस कमरे के अंदर ऐसा भी क्या नुकसान पहुंच रहा है? अब मैं अपनी आंखों से सब कुछ देख चुका हूं, क्योंकि अंदर से चिल्लाने की और तोड़फोड़ की आवाज़ें आ रही थीं। जब मेरी बहनों ने देखा कि अब मैं प्रिंसिपल के साथ हाथापाई पर उतरने ही वाला हूं, तो मेरी बहनों ने मेरा हाथ पकड़ लिया था और कहने लगी कि भैया रुक जाओ, हम आपको सब कुछ बताते हैं। प्रिंसिपल ने फिर उन्हें इशारा किया और वह उनके आगे हाथ जोड़ने लगा। तो मेरी बड़ी बहन ने कहा कि प्रिंसिपल साहब, यह हमारा भाई है। जिस तरह हम लोग शरीफ हैं, उसी तरह मेरा भाई भी बहुत शरीफ और ईमानदार है। आपको मेरे भाई पर भरोसा करना होगा। प्रिंसिपल साहब ने कहा था कि अच्छा, मुझे छोड़ दो, मैं खुद तुम्हें सब कुछ बताता हूं। प्रिंसिपल साहब कहने लगे कि तुम्हारी बहनों के साथ यहां पर कुछ गलत नहीं होता। तभी प्रिंसिपल ने कमरे का दरवाज़ा खोला और उन्होंने मुझे अंदर आने के लिए कहा। मैं जैसे ही कमरे के अंदर गया तो यह देखकर मैं हैरान रह गया था कि यह कमरा बहुत गंदा हो रखा था। दीवारों पर इस तरह की ड्राइंग की गई थी जैसे कोई बच्चा इस कमरे में रहता हो। कमरे का सामान भी इधर उधर बिखरा हुआ था। प्रिंसिपल ने पहले तो चारों तरफ देखा, मगर उसे कोई नजर नहीं आया। तो फिर वह जमीन पर बैठ गया और बैठ के नीचे देखने लगा। उसने कहा कि आओ बेटा, बाहर आओ। जब उन्होंने हाथ पकड़कर उस इंसान को बाहर निकाला तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि वह एक जवान लड़की थी और बिल्कुल ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे कोई मासूम बच्ची हो। फिर उन्होंने उसे तसल्ली दी और बिस्तर पर बैठने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि यह दोनों लड़कियां तुम्हारा ख्याल रखेंगी, इनको नुकसान मत पहुंचाना। अगर तुमने इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो यह तुम्हें छोड़कर चली जाएंगी। यह कहकर प्रिंसिपल कमरे से बाहर निकल गया था और मुझे भी उसने कमरे से बाहर आने को कहा था। फिर वह मुझे दूसरे कमरे में लेकर चला गया और उसने मुझे बैठने के लिए कहा। उसने मुझे कहा कि मैं जानता हूं कि तुम एक खुददार पिता के बेटे हो। तुम्हारे पिता बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत ईमानदार और भरोसे वाले थे। तुम्हारे पिता ने मेरा एक राज बहुत संभाल कर रखा हुआ था, जिसके बारे में उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया था, और मेरा यह राज आज तुम्हारी बहनों सहित तुम्हारे सामने भी खुल गया। मैंने कहा, आपका क्या मतलब है? कौन सा राज? तो उन्होंने बताया कि यह लड़की मेरी बेटी है। जब कई सालों पहले एक्सीडेंट में मेरी पत्नी और मेरे बेटे की मौत हो गई थी, तो मेरी बेटी के दिमाग पर बहुत गहरी चोट आई थी, जिसकी वजह से वह बच्चों जैसी हरकतें करने लगी। वह अपने बचपन में वापस चली गई। मैं उसे ठीक करने की काफ़ी कोशिश कर रहा हूं कि वह लोगों के साथ रहे, उनसे बातें करे, उनके साथ वक्त बिताए, तब वह ठीक हो सकती है। लेकिन मैं अपनी बेटी को किसी भी अनजान इंसान के हवाले नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी सारी प्रॉपर्टी मैंने अपनी बेटी के नाम कर दी थी। मेरा बेटा तो इस दुनिया में नहीं रहा। जब सब कुछ ठीक था, मेरा बेटा भी जिंदा था, तब आधी प्रॉपर्टी मैंने अपने बेटे के नाम कर दी थी और आधी प्रॉपर्टी मेरी बेटी के नाम। मेरा बेटा मर गया तो इस हिसाब से सारी प्रॉपर्टी मेरी बेटी की हो गई। लोग यह बात अच्छी तरह से जानते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी कुछ ऐसे लोगों से मिले जो इस बात को जानते हो कि सारी प्रॉपर्टी इसके नाम पर है और वह इससे बातें करे, इसका फ़ायदा उठाकर इसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ले,
क्योंकि यह बहुत मासूम है। आजकल का ज़माना बहुत खराब है, इसीलिए मैंने अपनी बेटी को दुनिया की नज़रों से बचाकर रखा हुआ है। लोग यही जानते हैं कि उस हादसे में मेरी पत्नी और बेटे के साथ साथ मेरी बेटी भी इस दुनिया से चली गई। मगर मैं अपनी बेटी का इलाज करवा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी ठीक हो जाए और इस प्रॉपर्टी को संभाले। तुम्हारे पिता यह बात अच्छी तरह से जानते थे, तभी तो वह मेरे बंगले की रखवाली किया करते थे। जब वह मेरे स्कूल की रखवाली करते थे, तब वह यह बात नहीं जानते थे कि मेरी बेटी अभी जिंदा है। फिर मैंने सोचा कि तुम्हारे पिता बहुत ईमानदार इंसान हैं, इसलिए मैंने उन्हें अपने बंगले की जिम्मेदारी सौंप दी थी। वह बंगले के बाहर ही चौकीदारी करते थे और किसी भी अनजान इंसान को घर के अंदर तक नहीं जाने देते थे। जब तक मैं घर में नहीं होता था, यहाँ पर जो 2 नौकरानियां काम करती हैं, वे भी यह बात नहीं जानती हैं कि मेरी बेटी जिंदा है और इस कमरे में बंद रहती है। मेरी बेटी की दुनिया इसी कमरे तक सीमित है। मुझे कुछ ऐसे लोगों का साथ चाहिए था जो मेरी बेटी के सारे काम कर सके, उसे संभाल सके, क्योंकि मैं ज्यादातर अपनी स्कूल के काम में बिजी रहता हूं। किसी अनजान इंसान को इस तरह अपनी बेटी की जिम्मेदारी नहीं सौंप सकता। तुम्हारे पिता ने मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखा है। वो उसके कमरे में तो नहीं जाते थे, मगर लोगों से मेरी बेटी को बचाए रखने में उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। जब वह इस दुनिया से चले गए तो मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इसलिए मैं जब तुम्हारे घर गया तो मैंने तुम्हारी बहनों को देखा। मैंने सोचा कि जरूर तुम्हारी बहनें मेरी बेटी को ठीक करने में मेरा साथ देंगी। इसलिए मैंने इन दोनों को अपनी बेटी के सारे काम करने के लिए कहा था, उसका कमरा साफ करने के लिए कहा था। मगर मेरी बेटी गुस्से में कभी कभी यह सोचती है कि सामने वाला इंसान उसे नुकसान पहुंचा रहा है। तभी उसने तुम्हारी बहन पर वार कर दिया और तुम्हारी बड़ी बहन की चोट लग गई। तुम्हारी छोटी बहन ने उसका पूरा कमरा साफ किया था, इसीलिए वह बहुत ज्यादा थक गई थी और उसकी तबीयत खराब हो गई। मैं अपनी बेटी की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूं। उसने तुम्हारी बहनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उस दिन तुम्हारे घर पर मैं तुम्हारी बहनों को हाथ जोड़कर लेने के लिए गया था और मैंने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई थी कि मैं अपनी बेटी से कितना प्यार करता हूं और उनको उनके पिता का वास्ता दिया था कि वह मेरी बेटी से डरे नहीं और उसका काम करने के लिए आ जाए। मेरी बेटी की और मेरी पूरी कहानी सुनकर उन लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे और फिर यह लोग इस तरह काम करने के लिए राजी हो गई थी। आज भी जब तुम्हारी बहनें मेरी बेटी के कमरे में गईं, तो मेरी बेटी उन्हें देखकर बहुत डर गई थी और उसने उन पर हमला करना शुरू कर दिया। वह चीखने चिल्लाने लगी। इससे पहले तुम्हारी बहनों के साथ कुछ गलत होता, वो दोनों डरकर कमरे से बाहर निकल आई। इसके अलावा मेरे पास तुम्हें बताने के लिए और कुछ भी नहीं है, क्योंकि सारी सच्चाई मैं तुम्हें बता चुका हूं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मेरी बेटी किसी भी तरह से ठीक हो जाए। डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, मगर डॉक्टर ने कहा है कि मुझे अपनी बेटी को बाहर की दुनिया में वापस लेकर आना होगा। लेकिन मैं अगर अपनी बेटी को बाहर की दुनिया में वापस लेकर आया तो जरूर लोग उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मेरे पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, वह जरूर दौलत के लालच में आकर मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाएंगे। बस मुझे सी बात का डर लगता है। प्रिंसिपल की सारी बात सुनकर मेरे दिल में उसके लिए अफसोस भर गया था। पहले तो बेचारे की पत्नी और बेटा उस हादसे में चले गए और अब बेटी जिंदा भी है तो उसकी हालत बहुत खराब है। प्रिंसिपल ने कहा था कि मेरी बेटी के बारे में मैंने तुम्हारी बहनों से मना कर दिया था कि वह किसी को भी मेरी बेटी सोनिया के बारे में कुछ ना बताएं। मैंने उनके सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की थी, तब भी वह बेचारी अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने इसी बात से अंदाजा लगा लिया था कि वह भरोसा करने के लायक है। प्रिंसिपल ने कहा, लेकिन मैं तुम लोगों को कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। तुम जितने पैसे चाहोगे मैं तुम्हें उतने पैसे दूंगा, मगर अपनी बहनों से कहो कि मेरी बेटी की हालत ठीक कर दें, क्योंकि तुम्हारी बहनें एक ईमानदार इंसान की बेटियां हैं। जिस तरह तुम्हारे पिता ने मेरा साथ दिया, इस तरह तुम्हारी बहनें भी मेरी बेटी को ठीक करने में मेरा साथ दें। अभी उन्हें यहाँ आते हुए 2 दिन ही गुजरे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारी बहनों के साथ से मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। मैंने प्रिंसिपल से कहा, लेकिन इस दौरान अगर मेरी बहनों को कोई नुकसान पहुंच गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा?
प्रिंसिपल साहब बोले कि उसका जिम्मेदार मैं हूं। तुम्हारी बहनों को कोई भी नुकसान नहीं होगा। मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। तुम्हारी बहनें मेरी बेटी समान है। प्रिंसिपल की बात सुनकर मैं खामोश हो गया था, लेकिन फिर भी मैं अपनी बहनों को लेकर किसी तरह का रिस्क नहीं ले सकता था। मैंने प्रिंसिपल से कहा कि मैंने आज आपकी बेटी की कंडीशन देख ली है। वह मेरी बहनों पर बुरी तरह से हमला कर रही थी, जिससे डर कर मेरी बहनें कमरे से बाहर निकल आईं। मैं चाहता हूं कि मेरी बहनें जब यहां पर आया करें तो मैं भी उनके साथ आया करूं। प्रिंसिपल कहने लगा कि मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम जितनी देर चाहे मेरे घर में रह सकते हो। तुम्हें अपनी बहनों की फिक्र है, मुझे अपनी बेटी की फिक्र है। मैं तुम्हारी बात को अच्छी तरह से समझ सकता हूं। मेरे सामने अब प्रिंसिपल के घर की सारी सच्चाई खुलकर आ गई थी। अगले दिन से मेरी बहनें तो प्रिंसिपल के बंगले में उसकी बेटी का ख्याल रखने के लिए आ गई थी। मैं ढाबे पर नहीं गया था। मैं भी अपनी बहनों के साथ साथ आ गया था। वो लड़की पागल थी। वो मेरी बहनों को नुकसान पहुंचा सकती थी। मैं इसलिए यहां पर अपनी बहनों की रखवाली कर रहा था। मगर मैंने देखा था कि मेरी बहनें उसको कुछ भी समझाने की कोशिश करती थीं, तो वह मेरी बहनों की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होती थी। इसलिए अब मैंने भी उस लड़की का ख्याल रखना शुरू कर दिया था। प्रिंसिपल ने अपनी बेटी को कहीं भी बाहर ले जाने के लिए सख्त मना किया हुआ था, लेकिन मैं एक दिन उसे छत पर ले गया। मेरी बहनें मना कर रही थीं कि प्रिंसिपल साहब को अगर पता चल गया तो उन्हें यह बात पसंद नहीं आएगी। लेकिन मैंने सोचा कि इंसान के अंदर बंद कमरे में रहते रहते भी कई तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। उसे खुली हवाओं की जरूरत होती है। मैं जब उस लड़की को छत पर ले गया तो वह बहुत खुश हुई थी। वह किसी बच्चे की तरह खुश हो रही थी। मैं उससे बातें किया करता था। वह मुझ पर भी हमला करती थी, मगर मैं उसे समझाने की कोशिश करता था कि अगर तुम मुझ पर हमला करोगी तो मेरे चोट लग सकती है, और इस तरह तुम्हारे भी चोट लगेगी। फिर तुम्हें दर्द होगा। उसका दिमाग किसी बच्चे की तरह हो गया था, इसलिए उसे बड़ों की तरह नहीं बल्कि बच्चों की तरह बनकर ही समझाने की जरूरत थी। मैं उसके साथ साथ ही एक बच्चा बन गया था। ना जाने कि रोज अपनी बहनों के साथ वहां जाकर मेरा उसके साथ दिली लगाव बढ़ गया था। मेरी बहनें उसके लिए परहेज का खाना बनाया करती थीं, उसका कमरा साफ किया करती थी, जबकि मैं उसको अपने हाथों से खाना खिलाया करता था, उसको टाइम पर दवाई दिया करता था। उसे हम तीनों भाई बहनों की आदत हो गई थी। जिस दिन अगर मैं अपनी बहनों के साथ नहीं जाता था तो वह बार बार मेरी बहनों से मेरे बारे में पूछती रहती थी। पहले तो वो सब मेरे और मेरी बहनों के ऊपर हमला भी करती थी, लेकिन अब उसने धीरे धीरे हमसे दोस्ती बना ली थी। उसे लगता था कि वह छोटी बच्ची है और हम भी उसके साथ साथ छोटे बच्चे हैं, तो उसने हमें अपना दोस्त बना लिया था। हम उसके साथ रहते थे, उसकी हर बात को मानते थे। उसका इलाज भी चल रहा था। मैंने सोनिया के लिए उसके डॉक्टर से भी मुलाकात की थी। मैं डॉक्टर से जानना चाहता था कि सोनिया और किस तरह से ठीक हो सकती है। तो डॉक्टर ने मुझे बताया था कि जिस तरह से एक बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, इसी तरह से आपको भी सोनिया को ट्रेन करना होगा। मैं बिल्कुल ऐसा ही किया करता था जैसे जैसे डॉक्टर ने कहा। मैंने बिल्कुल सोनिया के साथ ऐसे ही बिहेव करना शुरू कर दिया। इसमें मेरी बहनों का भी बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि मेरी बहनें उसका बहुत ख्याल रख करती थी। अब सोनिया को हम तीनों भाई बहन के बिना रहने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। धीरे धीरे वह समझदार भी होती जा रही थी। जब प्रिंसिपल साहब ने देखा कि हम तीनों ने बड़ी मेहनत से उनकी बेटी को ठीक करने की कोशिश की है, तो प्रिंसिपल साहब हम तीनों के बहुत आभारी थे। प्रिंसिपल साहब ने मेरी बहनों के लिए अच्छे रिश्ते तलाश करना शुरू कर दिए और अपनी जिम्मेदारी पर मेरी बहनों की शादी भी करवा दी। हमारे घर के हालात भी बदल गए। फिर एक दिन प्रिंसिपल साहब ने मुझसे कहा कि मैं चाहता हूं कि अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करवा दूं, क्योंकि तुम ही एक ऐसे इंसान हो जो मेरी बेटी का ख्याल रख सकते हो, तुम्हारी बहनों का, और तुम्हारा मैं सारी जिंदगी एहसानमंद रहूंगा। प्रिंसिपल साहब ने जब ऐसा कहा तो मैं उनकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हो गया था। मैं दौलत का लालची नहीं था, दौलत की वजह से तैयार नहीं हुआ था। मैं इस वजह से तैयार हुआ था क्योंकि सोनिया के साथ रह रहकर मुझे भी उससे मोहब्बत हो गई थी। मैं उसके साथ जितना वक्त गुजारा करता था वह मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि आज से पहले मेरी किसी लड़की के साथ दोस्ती नहीं रही थी। सोनिया मेरी ही उम्र की थी और इस तरह मैंने सोनिया के साथ शादी कर ली थी।
आज इस बात को कई साल गुजर गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि तुमने ऐसा करने में अपना नुकसान किया क्योंकि एक पागल लड़की के साथ तुम सारी जिंदगी नहीं गुजार सकते। मगर मैंने अपना किसी तरह का नुकसान नहीं किया। सिर्फ एक उम्मीद है कि सोनिया बिल्कुल नॉर्मल हो सकती है, क्योंकि सोनिया समझदार तो हो गई है मगर वह अभी भी बच्चों व हरकतें करती है। वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुई और मैं उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करता हूं। मेरी दोनों बहनें अपने अपने ससुराल में खुश रह रही हैं। मेरी मम्मी को प्रिंसिपल साहब ने इसी बंगले में रहने के लिए बुला लिया और जब सोनिया की और मेरी शादी हुई तो लोगों के सामने यह बात खुलकर आ गई कि उनकी बेटी जिंदा है और उन्होंने अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दी है। लोगों को यह बात पता चल गई थी कि उनकी बेटी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। प्रिंसिपल साहब चाहते थे कि कभी भी मैं सोनिया को छोड़कर ना चला जाऊं, इसलिए उन्होंने मुझे उसके साथ शादी के बंधन में बांध दिया था, जिसकी वजह से मैं उसका सारी जिंदगी ख्याल रखता रहूं। और आज भी मैं सोनिया का पहले की तरह ही ख्याल रखता हूं और मुझे उम्मीद है कि वह एक ना एक दिन पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। सोनिया मेरे साथ बहुत खुश रहती है। धीरे धीरे हमारी जिंदगी की काफी परेशानियां भी दूर हो गईं। मैं सोनिया के साथ अपनी एक अच्छी जिंदगी गुजार रहा हूं। आप लोग भी प्रार्थना कीजिए कि सोनिया पूरी तरह से ठीक हो जाए। दोस्तों, उम्मीद करती हूं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।